इस डिबेट का आगाज डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है पहले ऑर्डिनेंसेस पर बात हो जाए, फिर म्यारे तालीम और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो चैलेंजेस हैं उन पर जो है वो बात कर लेते हैं। इन ऑर्डिनेंसेस को आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब, और ये बताइएगा कि आपकी टेक इस पर क्या है और क्या ये ज़रूरी है जो इकदाम हुकूमत ने किए हैं? जी शुक्रिया। मसला ये था कि जो जैसे कि मिनिस्टर शफकत महमूद साहब फरमा रहे थे कि एचईसी के अंदर बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए थे पिछले 2.5 साल में, जब से ये मौजूदा जो तारिक बनूरी साहब तशरीफ लाए थे एज चेयरमैन, और वो जो है वो किसी की बात नहीं सुनते थे, स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं करते थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा सिस्टम हिल के रह गया। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये तय किया कि अब बैचलर्स बीए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं, मास्टर्स की जरूरत नहीं है, जबकि जो इंटरनेशनल कवानीन है बोलोनिया प्रोटोकॉल के, उसके तहत लाजमी है कि आप मास्टर्स करें। क्योंकि आप जानते हैं कॉलेजेस से बच्चे जो निकलते हैं बीएससी, उनका स्टैचर होता है। तो दूसरे उन्होंने ये फैसला किया कि पीएचडी प्रोग्राम में आपको थीसिस बाहर भिजवाने की जरूरत नहीं है, मुल्क के आप बाहर अंदर ही भिजवा सकते हैं जिसको आप चाहें। तो इन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, इससे क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो काफी तेजी से घटेंगे। तीसरे जो तकरीबन 40 या 50 अरब रुपए के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे, जिससे हम हजारों बच्चों को, तकरीबन 8,000 बच्चों को बाहर भिजवा सकते थे, वो रोक लिया गया। और जो 2019 के अंदर सिर्फ 59 बच्चे बाहर जा सके, जबकि जब मैं चेयरमैन था एचईसी का तो तकरीबन 1150 बच्चे हमने भेजे थे, वो जो आखिरी साल था मेरा उसमें। तो जब तक कि असल चीज मायार की जो बात होती है, और जो आपने सवाल उठाया अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट जो है उसमें फाउंडेशन बनती है, और पोस्ट ग्रेजुएट में फिर आप उसके ऊपर बिल्ड करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो आइदर और का सवाल नहीं है, लेकिन इन्होंने ये किया कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च को, क्योंकि 50 नई यूनिवर्सिटीज ऐड हो गई पिछले 3 साल में, लेकिन उनके लिए फैकल्टी मुहैया नहीं करी, जिसकी वजह से बहुत कोलैप्स हुआ तालीमी स्टैंडर्ड्स। तो ये सब वजूहात थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को फिर एक्शन लेना पड़ा। और ये जो है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आ गया है, ये बात सही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसकी ऑटोनॉमी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन ये जरूर हुआ है कि 4 साल के बजाय 2 साल टेन्योर हो गया है चेयरमैन का। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्योंकि अब वो खुद तो डॉक्टर तारिक बनूरी यहाँ पर नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, उनका ये मानना है, उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो इक़दाम किए वो म्यारे तालीम को बेहतर बनाने के लिए, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आला तालीम के निज़ाम को जो दरपेश है वो म्यारे तालीम का है कि हमारे जो पीएचडीज हैं, हमारे जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो क्या है। इस वजह से जो है वो उन्होंने वो ये इक़दाम उठाए। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। क्या मयारे तालीम मास्टर्स को गायब करके और डायरेक्टली बीए को पीएचडी कराने से या बीएससी को पीएचडी कराने से क्या मयार पैदा होता है? जवाब नहीं, मयार गिरता है। क्या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जो हम करते थे सारे पीएचडी थीसिस की बैनुल-अक़वामी लेवल पे, उसको खत्म करा के और आप अपने दोस्तों को थीसिस भिजवा दें लोकली इवैल्यूएट करने के लिए, क्या वो मायार बेहतर होता है? जवाब है नहीं, वो मायार एक्चुअली कोलैप्स होता है। क्या फैकल्टी आप डेवलप ना करें, 8,000 स्कॉलरशिप्स के ऊपर आप बैठे रहें और आप 50 नई यूनिवर्सिटीज कायम कर ले जिनके पास फैकल्टी ना हो? मायार आता कैसे है, नापते कैसे है मायार? मायार में सबसे अहम जो होता है वो फैकल्टी होती है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, कि कहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई है, किस अंदाज से ट्रेनिंग हुई है, और किस अंदाज से फिर वो पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं। मायार खाली इमारतों से नहीं बनता, मायार बनता है अच्छी फैकल्टी से, और फिर करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम सही हो ताकि बच्चों के अंदर समझ। तो ये सिर्फ बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, हर एक कोई एग्री करेगा कि आप अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बेहतर करें और पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन करेंगे किस तरह? वो जो है एक्चुअल जो उन्होंने एक्शंस लिए वो उससे मायार बेहतर नहीं हुआ, बल्कि मायार काफी गिरा है। और इसमें बहुत सारे और भी मसाइल पैदा हुए। एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए और अब नया प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई। एक लंबी लिस्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं ऑन ग्राउंड कि उन्होंने स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया,
डॉक्टर मोहम्मद अली शाह बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि कितनी बार इनसे अच्छा। कंसल्टेशन हुई, कौन सी बातें मांगी। आप तो कमिटी, जो वाइस चांसलर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और सारा फीडबैक सारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को मिलता है। तो कोई कंसल्टेशन के लिए तैयार नहीं थे और अपने तौर पे वो इक़दाम उठा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास एक अंबार लग गया। अब मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं कि मुझे इसलिए अलग किया गया, उसलिए अलग किया गया, लेकिन वजह ये थी कि देयर वर कोर प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, मैं मोहम्मद अली शाह साहब, एक तो ये जो ऑर्डिनेंसेस वाला मामला है, क्या वाकई यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? और दूसरा, ये क्या वजह है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, हजारों की तादाद में तालिब इल्म यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में ये म्यार का मसला जो है वो क्यों है पाकिस्तान की आला तालीम के अंदर? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि एवोल्यूशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आप ये देखें कि इस वक्त भी दुनिया की रैंकिंग में हमारे जो हमें बजट मिलता है या डॉलर टू वैल्यू रेशो है, वो अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में के तौर पे 2 अरब 40 करोड़ रुपए के बजट पे है और उसमें तकरीबन 50 करोड़ का डिफिसिट है। उसके बावजूद भी हम हज़ारों के हिसाब से पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स आ रहे हैं। आप दुनिया में कहीं देखें तो आपको कायदीन नज़र आते हैं। सिविल सर्विस में हमारे जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ये डॉक्टर रऊफ़ आज़म आपके सामने बैठे हैं, ये कायदीन है। लेकिन बात यह है कि मैं आपकी इस बात से को एग्री करता हूँ कि ये मेयार को बढ़ाना ये एक कंटिन्यूस एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसके ऊपर हमें मुशावरत करते रहना चाहिए और दुनिया के साथ साथ जैसे आईटी है, जैसे डेटा साइंस है, जैसे मशीन लर्निंग है, ये अब सबसे ज़्यादा आजकल के ज़माने में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर ये एक नया पूरी दुनिया को उसने अपने लपेट में ले लिया है। तो आप देखें ना, ये जो कोविड का इशू है, ये एक नया इशू इमर्ज हुआ है। तो ये जो हमारी जो कंटिन्यूस एवोल्यूशन और इसमें मेयार को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे डॉक्टर ताउर रहमान ने कहा कि सबसे पहले तो कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं हुई जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को अफेक्ट करे। नॉट एट ऑल। यूनिवर्सिटीज़ आर ऑटोनमस स्ट्रक्चर्स और हमारा अपना सिंडिकेट्स हैं, सेनेट्स हैं जो उसको रन करते हैं और HEC हमारी, और ऐसे ही रहना चाहिए। जी, ऐसे ही रहना चाहिए। HEC बल्कि इसको फर्दर ऑटोनॉमी देनी चाहिए। HEC हमारी रेगुलेटरी बॉडी है और जैसे आपने बताया कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है। 5 साल में क्या होना है, 10 साल में क्या होना है। हमारे अगर सिस्टम के अंदर कोई खामियां हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके बेहतर करती है। लेकिन ये मशावरत से होता है ना, ये 2 वे है। आप और मैं बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। बात ये है कि पिछले 2.5 साल में आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया और आपने कहा जी यहाँ तो सब खराब है और मैं कोई उठा के कहीं से ला के एक कट एंड पेस्ट करके कुछ पॉलिसी, जो पॉलिसी अंडरग्रेड की बनाई गई, जो पॉलिसी पोस्ट ग्रेजुएट की बनाई गई, जो पॉलिसी हमारे रिसर्च जर्नल्स की बनाई गई, रिसर्च की डायरेक्शंस बनाई गई, वो किसकी मशावरत से बनाई गई? देखें, बात यह है कि वो ये डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें, मैं ये म्यार वाले इशू पर जरा एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं। और ये जो ऑब्जेक्शन है वो बार बार ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि हम पेपर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करें, हम पेटेंट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन क्या उसका कोई कनेक्शन इंडस्ट्री के साथ है? क्या इंडस्ट्री उससे फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही है? जी देखें, ये भी एक प्रोसेस है। हमने जब डॉक्टर तार साहब ने 2002 में ये हमारी HEC को शुरू किया और ये सारा पब्लिकेशन का सिस्टम आया, तो उस वक्त ये ज़रूरी था कि हम सबसे पहला स्टेप करें, सीढ़ियों पे चढ़ें। और वो पहला स्टेप ये था कि PhD फैकल्टी बनाई जाए, हमारा ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया जाए और हमें रिसर्च को सिखाया जाए और रिसर्च की तरगीब दी जाए। और उसमें पब्लिकेशन में हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एक डेवलपमेंट प्रोग्रेस की। और सर्टली अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेशक हमारी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, नास्ट है, लाम्स है और बहुत सारी हमारी जो मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन अब जो अप्लाइड रिसर्च है उसका वो आ रहा है। हमारे दफातर मौजूद हैं जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के हैं। हमारे पास अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं
जो और हमारे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, तो वो ही एक ग्रेजुअल अमल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, और इसको और ज़्यादा फर्दर तेज़ और एनहांस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 सालों में इसके अंदर वो स्पीड ब्रेकर की तरह बहुत शदीद रुकावटें और मुश्किलात आईं, और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं या यार्ड स्टिक्स हैं उसको नीचे करने की कोशिश की गई। तो यही एक हम सबको ठीक है। अच्छा, concern था।